चल, एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, क्या बनाए थे? प्लेनर होगा। ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना आया है? sp2 आएंगे। देखो यही मॉलिक्यूल था, पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडेशन, इसका भी sp2 होगा, sp2। देखो ऑक्सीजन के बाद 2 लॉन पेयर है, बट 2 लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, दूसरा लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है। मान लो इसको लोकलाइज्ड कहोगे, लोकलाइज्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। लॉन पेयर होनी चाहिए था 2, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे लॉन पेयर 1। बॉन्ड पेयर तो आपको दिख ही रहा होगा 2 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडेशन sp2। तो मॉलिक्यूल कैसा बन गया है? प्लेनर। हेडिंग डालेंगे, कंडीशन ऑफ, जल्दी इसको लिखेंगे। हो गया? कहाँ गई हो? बंदर बुला रही है उसका। क्या नाम थे उसका? शांति। हाँ, वो बोलती थी पिताजी जैसे आया, पापा हम अब नहीं रहूँगा भागलपुर में, कभी नहीं होंगी। मिटाऊं? लेकिन काटा था, अच्छा बहुत जोर से काटा था। कंडीशन ऑफ एरोमेटिक, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक का शर्त। देखिए बच्चों, मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के हैं। अभी आपने प्लेनर मॉलिक्यूल को देखा, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल को देखा, इसी तरह के कुछ मॉलिक्यूल एरोमेटिक मॉलिक्यूल भी है। दुनिया में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के मॉलिक्यूल हैं, है ना? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कंडीशन ऑफ एरोमेटिक, कुछ मॉलिक्यूल मेरे एरोमेटिक मॉलिक्यूल हैं, और ये भी नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल मेरे एरोमेटिक है। जो मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी के कंडीशन को फुलफिल करेगा, एरोमेटिसिटी का कंडीशन होता है, एरोमेटिक का कंडीशन होता है, शर्त होती है। शर्त को यदि पालन करेगा मॉलिक्यूल, हम उसे एरोमेटिक जरूर कहेंगे। शर्त को पालन नहीं करेगा, हम उसे एरोमेटिक नहीं कहेंगे। एरोमेटिक का 4 शर्त होती है। पहला शर्त है मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिंग लाइक होनी चाहिए। जो अभी जो एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किए थे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर था। मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए, एक शर्त है। दूसरा, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना पड़ेगा। तीसरा शर्त है मॉलिक्यूल का ईच एंड एवरी पार्ट
जितना होल पार्ट है मॉलिक्यूल का, ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस में रहना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन है हक्कल्स के रूल को फॉलो करना होगा। हक्कल का क्या रूल है हम लिख रहा हूँ, लेकिन मॉलिक्यूल के 4 शर्त पालन करना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। बोलो, पहला कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए, मॉलिक्यूल एरोमेटिक का 4 कंडीशन है। कोई मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को आप एरोमेटिक तभी कहोगे जब वो मॉलिक्यूल 4 शर्त को पालन करे। पहला, मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा, मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा, ईच एंड एवरी पार्ट मॉलिक्यूल का रेजोनेंस में इन्वॉल्व होनी चाहिए। फोर्थ, हक्कल के रूल को फॉलो करना होगा। तो ये 4 शर्त को मॉलिक्यूल पालन करती है तो वैसे मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, तो उसके पैरेलल में एक और मॉलिक्यूल, उसको भी साथ साथ हम बोलता हूँ। पहले इसको लिख ही लो, जल्दी लिखो। कंडीशन ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक का शर्त, एरोमेटिक का शर्त। एरोमेटिक को बच्चों हिंदी इंग्लिश में सेम कहते हैं, एरोमेटिक, है ना। पहला लिखो, पहला शर्त क्या है? मॉलिक्यूल को साइक्लिक मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। मॉलिक्यूल साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है? रिंग जैसा स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल को साइक्लिक होनी चाहिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। लिख लिया। दूसरा कंडीशन लिखना है, मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा, मॉलिक्यूल का प्रत्येक पोजीशन रेजोनेंस में होनी चाहिए। मॉलिक्यूल का प्रत्येक पोजीशन रेजोनेंस में होनी चाहिए। मॉलिक्यूल का प्रत्येक पोजीशन रेजोनेंस में होनी चाहिए। फोर्थ, मॉलिक्यूल का हक्कल्स रूल देख के लिखना। मॉलिक्यूल्स को हक्कल्स का रूल नाम है, इसके नाम को सुन करके हंसो नहीं, अच्छा लोग है। इतना तो किया है, नाम भले ही खराब है, काम तो अच्छा किया है ना, एरोमेटिसिटी को डिफाइन किया। मॉलिक्यूल्स को हक्कल्स का रूल पालन करनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स को हक्कल्स का रूल पालन करनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स को हक्कल्स का रूल पालन करनी चाहिए। नीचे में लिखो हक्कल्स का रूल। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, यही हक्कल का रूल्स है। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, जहाँ नीचे में लिखना 4 को तो जानती हो, 4 4 होता है, नंबर है, 2 भी एक नंबर है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? रेजोनेटिंग, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। और इसी का दूसरा नाम टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और कर लिखी थी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन के हैं या टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन।
समझें बात को। पाई इलेक्ट्रॉन का नाम है टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में रहेगा, मान लो मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, तो उसी 6 को बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह तो आप कितना डाला करोगे? 6। ओके। मान लो किसी मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितना डालोगे? 4। किसी मॉलिक्यूल में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, तब पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितना डालोगे? तो आपको उस मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन खोजना होगा। कुल कितने रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उस मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लिया होगा उसका यहाँ पे संख्या बैठाना है पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे। मान लो मॉलिक्यूल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ, तब पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या पुट करोगे? 6। 8 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला गया, तब पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितना पुट करना है? 8। कितना पुट करोगे? ओके। तो पाई इलेक्ट्रॉन, और आपको मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए आता है। जिस समय हम लिमिटेशन लिखा रहा था वहाँ पे डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को भी हम खोजते जा रहे थे। कितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से, जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएगा वही इलेक्ट्रॉन का यहाँ मान डाल देना है आपको। मान डाल देना है। मान डालने के बाद आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना है। जहाँ n क्या है? इंटीजर वैल्यू है। लिखो, जहाँ n इक्वल टू, n का मान आपको खुद पुट करना है। n का मान 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n। ये n का मान आपको खुद डालना है। n का मान हम लोग बारी बारी से डालते चलेंगे। n इक्वल टू, कभी पाई इलेक्ट्रॉन तो आप बैठा लोगे, पाई इलेक्ट्रॉन को बैठा लीजिएगा। पाई इलेक्ट्रॉन को बैठा करके n के किसी भी वैल्यू को यदि सेटिस्फाइड कर दिया तो बोलेंगे मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। n का मान कभी हम 0 डाल के देखेंगे समीकरण फुलफिल सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया, कभी 1 डालेंगे, कभी 2 लाएंगे। n के जिस मान के लिए सेटिस्फाइड करेगा तो बोलेंगे n के इस मान के लिए मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। एक बात। दूसरी बात, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराने के लिए आप n का मान फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। फ्रैक्शन मतलब बटा में नहीं लेंगे, 2/1, 1/4, ऐसे नहीं कि इक्वेशन को पुराने के लिए हम कुछ भी डाल देंगे। नहीं, n का मान जब भी उठाओगे 0, 1, 2, 3 यही डाल करके सेटिस्फाइड कराना है। यदि सेटिस्फाइड करेगा तो बोलेंगे एरोमेटिक है, नहीं करेगा तो नहीं कहेंगे एरोमेटिक नहीं। ऐसे नहीं कि इक्वेशन को पुराने के लिए 1/2 में पुर जाएगा तो 1/2 डाल देंगे। ओके। n का जब भी मान डालना है आपको इंटीजर डालना है, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। ओके। चलो, यदि सेटिस्फाइड करेगा बोलेंगे मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, अन्यथा एरोमेटिक नहीं है। कुछ और होगा, सब एरोमेटिक ही नहीं है ना, हो जाएगा कुछ और होगा। याद रहेगा अक्कल का रूल। जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उस मॉलिक्यूल को एक बार और चेक करेंगे, कहीं वो एंटी एरोमेटिक तो नहीं है। कहीं वो मान लो एरोमेटिक नहीं निकला, n के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं किया, तो हो सकता है वो एंटी एरोमेटिक हो। तो लिखो एंटी एरोमेटिक का कंडीशन, कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का शर्त लिखो, नया टॉपिक, कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक। देखो, जिस तरह से एरोमेटिक का 4 कंडीशन होता है, यदि कोई मॉलिक्यूल 4 शर्त को पालन करता है तो आप उसे एरोमेटिक कहते हो। इसी तरह से एंटी एरोमेटिक का भी 4 शर्त होती है। ओके। जो मॉलिक्यूल 4 शर्त को पालन करेगा उसे हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का क्या शर्त है? एंटी एरोमेटिक का शर्त लगभग एरोमेटिक के जैसा ही है। एरोमेटिक में कुल कितने शर्त है? 4 शर्त में से 3 शर्त कॉमन शर्त है। पहला 3 शर्त क्या है? मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा शर्त है मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए।
तीसरा शर्त है मॉलिक्यूल रेजोनेंस में होनी चाहिए। बस चौथा शर्त अलग होता है उसका। ओके, तो लिखो पहला शर्त एंटी एरोमेटिक का, लिखो नंबर A1 मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। देखो मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। एंटी एरोमेटिक का कंडीशन लिखा रहा हूँ, मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स प्लेनर होनी चाहिए। 3 शर्त कॉमन शर्त रहेगा। जो बच्चा तेज बच्चा रहता है एक शर्त पे डिसाइड कर लेता है एरोमेटिक है या एंटी है। हाँ, मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा मॉलिक्यूल का प्रत्येक पोजीशन रेजोनेंस में होनी चाहिए। मॉलिक्यूल का प्रत्येक पोजीशन रेजोनेंस में होनी चाहिए। मॉलिक्यूल का प्रत्येक पोजीशन रेजोनेंस में होनी चाहिए। मॉलिक्यूल को हक्कल का रोल पालन करना चाहिए। हाँ, मॉलिक्यूल्स को हक्कल्स का रोल पालन करनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स को हक्कल्स का रोल पालन करनी चाहिए। देखो हक्कल ने मॉलिक्यूल के एरोमेटिसिटी को भी चेक किए और वही हक्कल ने मॉलिक्यूल के एंटी एरोमेटिक को भी चेक किया। हक्कल्स ने बोला जो 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करेगा हम उसे एरोमेटिक कहेंगे, जो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करेगा उसे एंटी एरोमेटिक कहेंगे। यही अंतर है। ओके, जो मॉलिक्यूल 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करेगा उसे एरोमेटिक कहेंगे। हक्कल ने बोला जो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करेगा उसे हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। तो एरोमेटिक के लिए क्या है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। सेम थिंग, पाई इलेक्ट्रॉन वही चीज़ है। पाई इलेक्ट्रॉन इज द टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। बस अंतर क्या है, यहाँ पे n का मान आपको 0 नहीं पुट करना है। n का मान जब भी उठाना है कितने से उठाना है 1 से उठाना, 1 से उठा के सेटिस्फाइड कराना है। ओके, तो ध्यान रखना है n ≠ 0 किसके लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक के लिए n का मान 0 आपको पुट नहीं करना है ना। जब एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे तो n का मान स्टार्ट करेंगे आप पुट करना, कहाँ शुरू करोगे 1 से। लेकिन एरोमेटिक को चेक करना रहेगा तो n का मान 0 से शुरू करेंगे, स्टार्ट 0 से करेंगे, जहाँ पे जाके सेटिस्फाइड करेगा उसके लिए हम एरोमेटिक कर देंगे। लिखो लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखो। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ आपको शर्त याद हुआ होगा, क्योंकि दोनों शर्त लगभग सेम है, थोड़ा एक शर्त अलग है। 4n = पाई इलेक्ट्रॉन्स, n का मान 1 से शुरू करना है, 0 यहाँ नहीं डालना है। क्या आप चेक कर लोगे कौन मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है? सुनो, हम मॉलिक्यूल को जब चेक करते हैं तो हम पहले ये चेक करते हैं मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। लिख लिया? नहीं लिखो तो लिखो जल्दी, हम चुप रहेंगे। लिख लिया ना? अच्छा, जब मॉलिक्यूल को चेक करिएगा तो पहले ये चेक करिएगा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। बाबू रे, मॉलिक्यूल को जब चेक करिएगा तो पहले चेक करेंगे मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या, यदि एरोमेटिक होगा तो हम कहेंगे एरोमेटिक है। मान लो यदि मेरे मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ेंगे। यदि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है तो हो सकता है एंटी एरोमेटिक हो।
तो हम एंटी एरोमेटिक को भी एक बार चेक करेंगे। यदि एंटी एरोमेटिक भी नहीं हुआ तो हम हार के कहेंगे यह मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। क्या है? ओके, क्या कहोगे? हाँ, तो ऐसा नहीं कि किसी भी मॉलिक्यूल को नॉन एरोमेटिक कह देंगे, ओपन चेन को भी नॉन एरोमेटिक कह देंगे। हाँ, जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा और एंटी भी नहीं होगा तब लास्ट में बोलना है मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। ओके, तो लिखो स्टार में जो मॉलिक्यूल ना ही एरोमेटिक हों, जो मॉलिक्यूल ना ही एरोमेटिक होते हैं, जो मॉलिक्यूल ना ही एरोमेटिक होते हैं, जो मॉलिक्यूल ना ही एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, जो मॉलिक्यूल ना ही एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, तो वह मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं, वह मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। ओके, कितना बच्चा तो ये कहता है कि सर एरोमेटिक ये ना है, तो हम पूछते क्या है, तो बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या तुरंत तुम नॉन एरोमेटिक कह दोगे? पहले एंटी एरोमेटिक चेक करो, ना होगा तब कहना एंटी, है ना। उछलते काहे हो? एरोमेटिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं है तो चेक करो कहीं एंटी तो नहीं है। हाँ, एंटी नहीं निकला तब कहना, कहने के लिए कुछ बचा ही तो नहीं है, तो क्या बोलना? नॉन एरोमेटिक। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखे, दिए गए मॉलिक्यूल में कौन एरोमेटिक, दिए गए मॉलिक्यूल में कौन एरोमेटिक है, दिए गए मॉलिक्यूल में कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, चेक करना आपको। लिखिए, ए, हम बेंजीन से शुरू करते हैं। हम बेंजीन को चेक करना चाह रहे हैं, पहले क्या चेक करोगे? एरोमेटिक। तब उसके बाद क्या चेक करोगे? एंटी एरोमेटिक। उसके बाद वो नहीं होगा तो एंटी। चेक करो, एरोमेटिक का 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए। क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है? है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक है। मॉलिक्यूल साइक्लिक है, एक शर्त को पालन किया है। दूसरा, मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है? तुरंत नहीं बोलना है प्लेनर है तो क्या हो जाता है? पहले चेक करो एटम का हाइड्रोजन sp2 है या नहीं है। देखो, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्या बोलोगे? sp2। शॉर्टकट लगा रहे हैं, नहीं, इसका हाइड्रोजन sp2 है, इसका भी sp2, रेड पेन से दर्शाना ताकि लगे कि हम ये काम किए हैं। ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। नहीं, प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन आप निकालोगे ना, हाइड्रोजन तो निकाल नहीं आता है, तो कैसा होगा? sp2। कार्बन के लिए शॉर्टकट लगाते हो ना, जब उदासीन कार्बन रहता है तो शॉर्टकट में क्या ढूंढते हो? पाई। देखो, इस कार्बन के पास क्या गो पाई है? एक। पाई कहाँ रहता है? डबल और, तो इस कार्बन को इधर से पाई तो मिलेगा नहीं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से पाई मिलता है, डबल बॉन्ड से कितने पाई मिलेगा? एक पाई है, तो हाइड्रोजन क्या बोलोगे? sp2। इसके पास भी कितना पाई है?
इधर से तो पाई मिलेगा नहीं, एक डबल बॉन्ड है, एक इस कार्बन पास एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से कितने पाई मिलेगा, तो क्या बोलोगे sp2। तो प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन कैसा है, जब मॉलिक्यूल में प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 हो जाए या sp हो जाए या मिक्स हो जाए, sp और sp2 दोनों हो जाए, तो हम इससे मॉलिक्यूल को कहते हैं प्लेनर। क्या बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर भी है। तीसरा, मॉलिक्यूल का प्रत्येक पोजीशन रेजोनेंस में है या नहीं है, प्रत्येक पार्ट को आपको देखना है। यहीं शुरू करो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूल का इतना पार्ट आपको रेजोनेंस में नज़र आ रहे होंगे, 2 पाई के बीच में क्या एक सिंगल है, इतना पार्ट रेजोनेंस में आ गया। अब देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इतना से यहाँ तक पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। अब चलो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो होल पार्ट आपका मॉलिक्यूल किस में इन्वॉल्व हो गया है, ईच एंड एवरी पोजीशन रेजोनेंस में है इसका, तो रेजोनेंस में भी है। अब चेक करो हक्कल्स का रूल पालन करता है कि नहीं करता है। हक्कल्स का क्या रूल होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे आपको मान डालना है खुद से। पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में गया है, मतलब जिसमें कौन कौन रेजोनेंस में भाग ले रहा है, पाई बॉन्ड ले रहा है। देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो दोनों पाई रेजोनेंस में आ गया। फिर से पाई बॉन्ड, तो ये दोनों पाई रेजोनेंस में है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड। कुल कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस में गया है, 3 पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड में कुल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चाहे एक सिग्मा बॉन्ड हो या एक, कितने इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस मॉलिक्यूल में कितने पाई रेजोनेंस में गया है, 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में गया है। जब 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में गया है तो कुल पाई इलेक्ट्रॉन या रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में गया है, तो 3 पाई बॉन्ड से कुल कितने रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 6 नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितना डालोगे, 6। पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। 3 पाई बॉन्ड में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस जा रहा है, तो पाई की जगह कितना डालोगे, 6। और इधर से इक्वेशन रखो 4n+2। अब n के किसी भी मान के लिए सेटिस्फाइड कराओ, तो शुरू करो, 0 से शुरू करनी चाहिए। n का मान 0 डालो, तो 0 डालोगे तो क्या सेटिस्फाइड करेगा, 4 × 0 0, 0 + 2 = 6 ना, n के 0 के लिए सेटिस्फाइड होगा। 0 डाल के क्या 0 LHS RHS बराबर होगा, 0 डालोगे तो LHS में 2 होगा, RHS में 6, क्या बराबर हो गया ना। अब 1 डालो, n = 1, 4 × 1, 4 + 6, 6 = 6, तो फॉर n = 1, फॉर n = 1 मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। n के किस मान के लिए एरोमेटिक निकला है, हो जाएगा। रुको 2-4 करने दो, आप करने के लिए बेताब रहते हो। चेक करो मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है, मॉलिक्यूल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। दूसरा, क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, आप इतनी बेताब है प्लेनर करने के लिए जी। आप तो इतने स्मार्ट तो है नहीं। आप कल बोले थे अगर तो भाई यही मॉलिक्यूल नहीं है देगा, जितना हम एग्जाम्पल कराए वही नहीं है देगा हमेशा, रूल तो वही फॉलो, हर रूल वही फॉलो करेगा। तो बोलो ना सर थोड़ा चेक कर लो ना, हाइब्रेशन चेक करने में क्या जाता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, हम हड़बड़ाने वाले लोग दिखते हैं। हाँ हाँ क्या धीरे धीरे, अच्छा है ना, तो हम हड़बड़ाते हैं कभी। हाँ
था। तो चलो ये कैसा हाइब्रिडेशन है, sp2। नहीं हड़बड़ाना चाहिए, क्या जाता है, 1 मिनट 1 सेकेंड लगेगा हाइब्रिडेशन चेक करने में। sp2 sp2 sp2, ये आदत रहेगा, कहीं पे भी कोनो इंसान मिलेगा उसको भी कहेगा वो प्लेनर है। हाँ चेक करो। तो देखो इस एटम के पास पाई भी है और इस एटम के पास लॉन पेयर भी है, लेकिन इसका पाई रेजोनेंस में जाएगा, लॉन पेयर रहेंगे, जबकि लॉन पेयर भी रेजोनेंस में है। लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई नहीं, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई, लेकिन रेजोनेंस में किसको भेज देगा, तो लॉन पेयर लोकलाइज रहेंगे, मीन्स स्थिर रहेंगे। तो क्या इसके लॉन पेयर को कंसीडर हाइब्रिडेशन के दौरान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। हाइब्रिडेशन में कभी लॉन पेयर को कंसीडर करते भी हैं, और तो पहले तो हमेशा किया करते थे आप, लेकिन कल हमने बताया यदि वो रेजोनेंस में चला जाएगा तो हाइब्रिडेशन ज्ञात करते समय लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी तो कंसीडर करना होगा, रेजोनेंस में है बट रेजोनेंस में जाएगा नहीं। तो लॉन पेयर कितना है इसके पास, 1, बॉन्ड पेयर कितना है, 2, 1 1 2, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, बॉन्ड पेयर 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp2। तो प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 आया है, तो अब कह सकते हैं मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। अब चलो ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस में है या नहीं, किसी भी पार्ट से शुरू करो, यहीं शुरू करो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ तक तो आपको रेजोनेंस दिख गया मॉलिक्यूल का इतना पार्ट। अगेन जहाँ रुका है वहीं शुरू करो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक आपको रेजोनेंस दिख गया, चूँकि 2 पाई के बीच एक सिंगल है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट रेजोनेंस में आ गया। तो मॉलिक्यूल का होल पार्ट रेजोनेंस में दिख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में भी है। अब चेक करो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं, मॉलिक्यूल हक्कल्स के रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। पहले हमको बताओ कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का मतलब है कुल रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग ले रहा है, जो जो जहाँ जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, ये भी भाग ले रहा है 6। क्या इसको भी यूज करोगे, क्या ये भी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है, क्या ये भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, जबकि रेजोनेंस में है उसके बावजूद भी इसको काउंट, चूँकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। हक्कल का रूल क्या होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितना डालोगे, 6, तो फॉर n = 1 नहीं, फॉर n = 1 के लिए मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरो। लिखो जल्दी से, स्पीड में, जल्दी फटाफट स्पीड में करो, आप समय नहीं लेंगे। अब बोलना तुम प्लेनर है या नहीं। हाँ पाई इलेक्ट्रॉन 6 नहीं निकलेगा, कैसे तुम हड़बड़ाते हो प्लेनर बोलने के लिए, इसलिए बताओ कैसे। तुमको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या, तब कितना आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है जी। ये पाई रेजोनेंस में गया, लॉन पेयर तो नहीं ना गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 4 2 और कहीं है, इसको भी कंसिडर कर रहे हो क्या, हाँ तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। हो गया, थोड़ा फास्ट करो। जब कंडीशन आपको दे दिया, पाई इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए पहले ही सिखा दिया था, बोलते सरुकन हम ही काम करते हैं, आप छोड़ो, नहीं तो हम मुड़ी गोद करके हम अपने से ही लिखते हैं, बोर्ड काहे देखेंगे। लेकिन तब पर भी लिखो, बोर्ड देख के लिखो, घर पे जाके लेकिन प्रैक्टिस करना है। उसके तरह वो इनऑर्गेनिक को प्रैक्टिस कर रही है, आज उसको देख करके मेरा शक्ल अच्छा लग रहा है, उसका शक्ल देख करके हमको अच्छा लग रहा है। अंशु वो प्रैक्टिस की है, इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रही है। देखो कौन प्रैक्टिस करता है, जो मेरे पास डाउट लेके आएगा, जो कॉपी लेके आएगा, सर इसको बताओ न कैसे हुआ है, तो हम समझेंगे हाँ वो प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो थोड़ी ना प्रैक्टिस होता है। देखो टेंशन 2 गो को होता है, टेंशन किसको होता है, 2 गो को होता है।
या तो खुब्बे पढ़े या तो नहीं है पढ़ेगा, उसी को टेंशन होता है और किसी को टेंशन नहीं होता है। हो गया? चेक करो मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है? मॉलिक्यूल साइक्लिक है। नहीं, मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है? प्लेनर है। देखो ना, इसका ऑप्शन sp2 हो जाएगा। sp2 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 sp2। मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है। देखो ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस में है या नहीं है? यहीं शुरू करो। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दो पाई के बीच में क्या है? यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस दिख गया। अगेन पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक इन रेजोनेंस। अब चेक करो हक्कल के रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। हक्कल का रूल फॉलो करने से पहले या सेटिस्फाइड कराने से पहले आपको मॉलिक्यूल में कुल रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पता लगाना चाहिए। तो बताओ तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है? ये दोनों पाई रेजोनेंस में दिख रहा है और तो कोई, तो दो पाई से कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4। तो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। हक्कल का रूल पहले लिखते हैं। फॉर एरोमेटिक, फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए हक्कल का रूल लिखना पड़ेगा। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 4n + 2, n के किसी भी मान के लिए सेटिस्फाइड कराओ, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। एरोमेटिक है ना? हाँ एरोमेटिक है। 0 शुरू करो, शुरू करो। 0 सेटिस्फाइड करेगा? नहीं होगा। 1 डालो तो तुमको बोला था ना कि n जब भी डालना तो इंटीजर डालना। तुम ध्यान सुनते बात को क्यों नहीं? हम जानता हूं ना तुम क्या करोगे। तुम सेटिस्फाइड कराने के लिए कुछ भी कर डालोगे, क्योंकि तुम्हारा आदत है आंसर लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आंसर लाने का तरीका सही हो या गलत हो। तो आपको n का मान ना ही फ्रैक्शन डालना है ना नेगेटिव पॉजिटिव डालना है ना? हाँ, कितना डालोगे? 0 डालोगे। एरोमेटिक चेक कर रहे हो तो 0 शुरू करो। 0 डालोगे, 0 डालोगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। डालो 1, बारी बारी से डालो। 1 से सेटिस्फाइड होगा? 4 नहीं होगा। 4 × 1 4 + 2 6, 6 डू नॉट इक्वल टू 4, सेटिस्फाइड तो नहीं किया। 2 डालो, नहीं। n के किसी भी मान के लिए ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है। तो क्या बोलोगे? नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। हमने एरोमेटिक पहले चेक किया, एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन लगा, चेक किया, पता चला एरोमेटिक नहीं है। यदि एरोमेटिक नहीं है तो इसको छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कहीं एंटी ना निकल जाए। अब लिखो फॉर एंटी। अब एंटी के लिए काम करते हैं। फॉर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में ये 3 तो कॉमन कंडीशन है। हक्कल का रूल बदलेगा तो यहीं पे केवल एक रूल हम बदल रहा हूँ, बार बार हम नहीं लिखूंगा यहाँ पे फिर एंटी एरोमेटिक के लिए तीनों फिर से। तो सब ना अंडरस्टूड होनी चाहिए। बार बार लिखा करके हम क्या करोगे? तो जब भी चेक करना ना तो ऐसे ऐसे करके करना। फॉर एरोमेटिक ना होगा एंटी एरोमेटिक। 3 तो कॉमन रहेगा एरोमेटिक के लिए भी और ये 3 कॉमन रहेगा एंटी के लिए भी। एंटी के लिए क्या होता है? 4n = पाई। कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में गया है? 4। अब n का वैल्यू सेटिस्फाइड करो, लेकिन n का मान 0 मत डालना। एंटी एरोमेटिक चेक करने लगोगे तो हाँ 1 से शुरू करो। सेटिस्फाइड कर देगा? हाँ कर देगा। तो क्या लिखोगे? फॉर n = 1 मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक। n = 1 के लिए मॉलिक्यूल कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ठीक, स्पीड लिखो। ओके
लास्ट चेक करिए मॉलिक्यूल, आप ही चेक करो, हम आगे बढ़ूंगा। साइक्लिक तो दिख ही रहा होगा, थोड़ा फास्ट कर लो। ठीक है, अच्छा है। मॉलिक्यूल कैसा है? साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर भी है। इसका ऑप्शन तो आपको sp2 दिख ही रहा होगा, sp2 ये सब रेड पेन से दर्शाना चाहिए, ये वाला, ताकि लगे कि हमने काम किया है। sp2 देखो लॉन पेयर है 2, लेकिन अभी हाइब्रिडेशन के दौरान दोनों लॉन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक लॉन पेयर लोकलाइज होगा, एक डीलोकलाइज कर जाएंगे। तो लॉन पेयर कितना कंसिडर करोगे? लॉन पेयर 2 है, कट कर लो बगल में, और लॉन पेयर 1 बोलो, ठीक है। रेजोनेंस बॉन्ड पेयर कितना है? 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा? 3। इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस में भी है। यहीं शुरू करो, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाए, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस आ गया, फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाए, यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर। होल पार्ट किस में है? अब चलो एक बार पहले एरोमेटिक चेक करो, वो नहीं होगा एंटी करेंगे। फॉर एरोमेटिक इज्जत से लिख करके, फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक का क्या कंडीशन होता है? 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है? 6 जा रहा है। दोनों पाई तो रेजोनेंस में जा ही रहा है, और 2 लॉन पेयर में से 1 लॉन पेयर। रेजोनेंस की एक लिमिटेशन होती है, यदि किसी एटम के पास 1 से अधिक लॉन पेयर रहेगा तो वह एटम अपने केवल 1 लॉन पेयर को रेजोनेंस में भेजेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। एन के मान को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये लगता है एरोमेटिक ही हो जाएगा, एंटी चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर n = 1 मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। चलो अब तो चेक कर लोगे कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। पहले एंटी तब नॉन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो एक नोट पॉइंट, स्टार डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना। देखो ड्रॉ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ड्रॉ द canonical structure, draw the canonical structure of carboxylic acid, of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है। लिखो, इसका हिंदी लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, हिंदी के लिए सेम, कार्बोक्सिलिक अम्ल को या कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावें, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनावें। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूले पता है? सी है, ठीक है। ऐसे हम नहीं दिया हूँ अभी तक, आपको दूंगा, दे दूंगा। वैसा नहीं कि हम नेमिंग पढ़ाऊंगा तुमको और सब फंसो गुप का दे दूंगा, भेज दूंगा, है ना।
ये सब याद रखना है। COOH, COOH को क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो बाबू, जनरल करके हम लिखेंगे ऐसे। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? COOH, इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। शकल याद कर लो, जहाँ भी आदमी से COOH को देखो तो क्या बोला करो। लेकिन इस कार्बन में एक वैलेंसी फ्री है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। फ्री वैलेंसी C+OH, है ना। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन रहेगा और उसी कार्बन के साथ एक अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा। इसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसी कार्बन के साथ OH है। ऑक्सीजन के बाध्यम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है। अल्कोहलिक ग्रुप में ऑक्सीजन का एक ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, इसे एक बॉन्ड चाहिए तो कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को, और स्ट्रक्चर फॉर्म में भी COOH कार्बोक्सिलिक, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा रहेगा? C+OH। देखो कार्बन का भी 3 ही बॉन्ड, 3 ही वैलेंसी फुलफिल भरा हुआ है, 1 2 3। ये खाली है ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप को जोड़ेंगे, कोई ना कोई। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के ग्रुप, अल्केन के ग्रुप को क्या कहते हो? अल्काइल। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर रहेगा, हो सकता है CH3 हो। एक जनरल दे दिया। R मतलब क्या? अल्काइल। R का मतलब नहीं, 20 बार बोलवाओगे क्या? R का मतलब बता दिया हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। यहाँ पे मतलब R का मतलब क्या होता है? हो सकता है यहाँ पे CH3 हो। R का मतलब क्या है? हो सकता है यहाँ पे CH3 हो। CH3 सिंगल बॉन्ड C+OH। हो सकता है R की जगह पे ये तो रहबे करेगा, CH3 CH2 C+OH। हाँ, हो सकता है R की जगह पे रिंग हो। तो R का काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है ना। ओके, R का मतलब क्या? कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर। नहीं, तो एक जनरल करके लिखा जाता है R। कहीं भी लिखते हैं कार्बन हाइड्रोजन को जनरल करके तो क्या लिखेंगे? मीन्स अल्काइल। तो ये कौन है? पूरा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे एक वैलेंसी हम लगा देता हूँ। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? चलो, तो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का हमको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता क्या? तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको चेक करना होगा मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है या रेजोनेंस में होगा, तभी तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओगे ना। हर एक मॉलिक्यूल का तो हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बना लेते हैं। किस मॉलिक्यूल का बनाते हैं? रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। चेक करिए क्या मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है या नहीं, है ना? बोलो ना जी। किसकी वजह से? लॉन पेयर और पाई की वजह से। लॉन पेयर और पाई के बीच में क्या है? सिंगल। कुल कितनी कंजुगेटेड पोजीशन है? 2। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 2 में से एक बना हुआ और एक बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डोनर और एक्सेप्टर। ये डोनर बन जाएगा, आइए तो डोनर क्या करेगा? डोनेट करेगा। 5 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कैसा बनाओगे? R तो R सिंगल बॉन्ड नहीं, वो माइनस चार्ज हो जाएगा, बॉन्ड टूट गया। यहाँ पे कैसा बॉन्ड? और क्या? OH। तो कुल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं? दोनों को मिला करके हम एक हाइब्रिड बनाते हैं। तो हाइब्रिड कैसे बनाओगे? हाँ, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो दोनों को मिला करके हाइब्रिड बनाओगे। तो हाइब्रिड बनाते समय मेन को देखते हो, तो मेन क्या है? R सिंगल बॉन्ड C। जहाँ बॉन्ड टूटता है वहाँ पार्सली दिखाते, जहाँ बनता है वहाँ भी एक तो बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड रहेगा, जो बॉन्ड टूटा है उसको पार्सली O। यहाँ बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बन रहा है तो उसके लिए पार्सली OH। चार दोनों को मिला के बैठाते हो। यहाँ नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ नहीं, दो में से कहीं नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ नहीं है बट वहाँ है तो यहाँ होगा, कहीं तो है ना। यहाँ नहीं वहाँ है। ओके, ये तो आपने
तो बोले सर ये क्या बताया, ये तो पुराना ही चीज़ आपने बताया। ओके, अब चलो, ये मेरा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल था। इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपने बनाया। और कल भी हमने बताया था यदि किसी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना भी लेते हैं तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी खुद रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है। यदि ये रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का यदि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर खुद रेजोनेंस में, देख लो अभी भी रेजोनेंस में आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? नेगेटिव चार्ज और पाई रेजोनेंस में। पॉजिटिव को नहीं इन्वॉल्व करा देना, क्या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में चले जाएंगे? तो ये देखो पाई और नेगेटिव के बीच में क्या एक सिंगल तो रेजोनेंस में। तो इससे और हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मेरा मन कर रहा है बनाने, कैसे बन गया, कुल 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनना था, बन चुका है, काम खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा एक बार बनाना ही चाहते हैं, जब रेजोनेंस में ही है तो हम थोड़ा बनाते हैं। बनाओ ना। जब बोलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बस ये से ये हाइब्रिड बना के चुपचाप शांत हो जाना। लेकिन मेरा थोड़ा मन कर रहा है कि जब रेजोनेंस में तो टाइम है तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वाला फोकट वाला काम। देखो ये डोनर बनेगा, ये डोनर क्या करेगा, 5 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर बताओ? R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O फोकट का इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसको तो लॉस होगा नहीं, एज इट इज न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड खुलेगा, डबल बॉन्ड किस में जाएगा, COH। देखो जिस एटम पर बॉन्ड शिफ्ट होके जाता है उस एटम को 1 इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन पे 1 बॉन्ड शिफ्ट करके गया है तो ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन का जरूर बेनिफिट हुआ है। लेकिन पहले से बेचारे 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस में, एक गेन भी कर लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड का दोबारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने का एक ही मकसद है मेरा, जैसा मेरा इनिशियली कार्बोक्सिलिक एसिड था वैसा ही अगेन आ गया है, नहीं आया है? जबकि ऐसा कहीं नहीं हुआ करता था। आप उल्टा के देखो, आप है ना, यदि आपने फिनॉल का भी बनाया होगा, लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखना, देखो उल्टा करके थोड़ा सा, फिनॉल का भी कोई भी देखो, इस तरह सा लास्ट का जो केमिकल स्ट्रक्चर आया होगा आपको इस तरह से आया होगा, इस तरह से आया होगा। क्या सेम स्ट्रक्चर आया लेकिन इसमें आ गया है ना मॉलिक्यूल, जबकि दोनों सेम है, ये भी फिनॉल है ये भी फिनॉल है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो एक दूसरे का केमिकल स्ट्रक्चर ही है। लेकिन यहाँ पे जैसा मॉलिक्यूल था वैसे, तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल का नाम एक स्पेशल दिया जाता है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? अर्थात पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वली हुआ है। क्या हुआ है? इसलिए जैसा स्ट्रक्चर पहले था, आज से थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड को एक विशेष नाम से पुकारना है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे? इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, इक्वली होता है, इसलिए बोलेंगे इक्वली। और जिस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इक्वली हुआ, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अदर रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में जब एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जब बंटवारा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब किसी मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इक्वली हुआ, मान लो 2 मॉलिक्यूल है, 2 और दोनों रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है। मान लो यही एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, ये भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, इसमें भी पाई बॉन्ड लॉन पेयर का पोजीशन चेंज किया, मीन्स इसमें भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ, इसमें भी, लेकिन इसमें अनइक्वली कंट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन इसमें तो बताओ कौन बेटर, किस केस में बेटर कंट्रीब्यूशन हुआ है? तो किस केस में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा घटा होगा, इक्वली कंट्रीब्यूशन के दौरान या अनइक्वली कंट्रीब्यूशन के? अनइक्वली कंट्रीब्यूशन के दौरान ज़्यादा घटेगा। इक्वली कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी था
इक्वली हो गया। इसमें भी डिलोकलाइज किया है, डिलोकलाइज करके इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटा है, इसमें भी घटा है, लेकिन इसमें ज़्यादा घटा है। इसमें वहाँ जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसा हुआ, यूनिफॉर्म हुआ है। जैसे हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड देख रहे हो ना, मीन्स यूनिफॉर्म रूप से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म रूप से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मान लो कहीं पे कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा, एक अनइक्वली का मतलब क्या हुआ, कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर गया, कहीं कोनो ऐसा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूशन हुआ बट उसमें कंट्रीब्यूशन सारे जगह एक सेम हुआ, तो कहाँ बोलोगे किस केस में डेंसिटी ज़्यादा घटा होगा, इक्वली में, किसमें? ओके, हम नहीं समझा पाऊंगा आपको ये बात को। मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी पहले से हाई है, डिस्ट्रीब्यूट कर गया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कहीं हाई दिख रहा है, कहीं लो दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन तो हुआ ही, कहीं हाई कंट्रीब्यूशन के दौरान दिखा, कहीं हाई रह गया। हाँ, इसके तुलना में तो कम ही हाई लो होगा, इसके तुलना में कहीं कम ही डेंसिटी होगा, हाई या लो होगा, तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब मान लो कंट्रीब्यूशन हुआ लेकिन यूनिफॉर्म हुआ, तो वहाँ ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेगा या इक्वली में ज़्यादा रिपेल करेगा? चलो अब याद रखो, सिंपल बात, तुम उतना फील नहीं कर सकते हो, याद रखना। इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी, इक्वली मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? अदर रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से। मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल कितने बार रेजोनेंस में? 4 बार। वो मॉलिक्यूल कितने बार रेजोनेंस में? इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे? 4। इस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। क्योंकि कंजुगेटेड पोजीशन कितना है, तो 2 केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें कंजुगेटेड पोजीशन कितना है? 4। कितने केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा? 4। और हम इस बात को जानते हैं कि जिस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या ज़्यादा होती है, जिस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास, देखो ये भी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है और ये भी, लेकिन इसके पास केमिकल स्ट्रक्चर 4 है, इसके पास केमिकल स्ट्रक्चर 2 है। तो पूछेगा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो जिसके पास, अभी तक जो बोला था, क्या बोला था, जिसके पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी पक्का। नहीं समझे बात को? मतलब 2 रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, कितने रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल हैं? एक के पास 4 केमिकल स्ट्रक्चर है और एक के पास 2 केमिकल स्ट्रक्चर है, तो बताओ उन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बताओगे? जिसके पास केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी। क्या नया सुन रहे हो क्या? केमिकल स्ट्रक्चर 4 बना है, इसका मतलब क्या, 4 बार पाई बॉन्ड या लॉन पेयर का पोजीशन चेंज किया, तो 4 बार एक ही चीज़ चेंज होते रहेगा, तो डेंसिटी घटते रहेगा बढ़ते रहेगा? डेंसिटी घटते रहेगा बढ़ते रहेगा? बढ़ते रहेगा। डेंसिटी चार बार डिलोकलाइज करेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा? नहीं घटेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, तो कुछ भी कहा है तुमको, परसों ही बोला था, तुम बोलो तो थोड़ा टाइट करके बोला करो, सोच के बोला, संभल के बोला करो। जो मन में आया बोल दिया, घट जाएगा, नहीं घट, कुछ क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? एक चूज कर लो ना, जो बोलने में आसान होगा बोल दो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना जी, हम पढ़ाते हैं ना, हमको दर्द होता है, तुम बोलते हो दर्द होने लगता है। यदि 4 बार डिलोकलाइज कर गया तो डेंसिटी घट जाएंगे बढ़ जाएंगे? तो नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर बढ़ती है रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास। जिस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या ज़्यादा होती है उस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। डिसाइड करने के लिए आएगा? नहीं समझो? मान लो कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, उसके पास उससे 4 केमिकल स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, और कोई रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है जिससे 2 केमिकल स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो पूछेगा इन दोनों रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल में जल्दी से बताओ तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है? तो बोलना कि जिससे 4 केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा ना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिससे 2 केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी। मीन्स रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के लिए जैसे जैसे केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ती है, अर्थात जिस रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल के पास केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या ज़्यादा होती है
उस रेंटिंग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। बात याद रखना है। कोई पूछे क्यों तो बताया करो। 4 केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे तो 4 बार पोजीशन को चेंज कराएगा। एक ही चीज़ को 4 बार उठा उठा के रख रहे हो, एक ही चीज़ को तुम उठा उठा करके 4 बार रख रहे हो, तो 4 बार रख रहे हो तो क्या रहा, कुछ रहेगा कुछ जाएगा, फिर उठा करके वहाँ दिया। नहीं बुझा रहा है तुमको, नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझाया, क्या बुझाया? तुमने चीनी को डाल दिया, मुट्ठी भर चीनी को रख दिया, तुम उठा उठा के 4 बार रख रहे हो उसी चीज़ को, तो चीनी घटते रहेगा बढ़ते रहेगा। तुम इतने भी तो स्मार्ट नहीं हो कि पूरी तरह से हाथ करके उठा उठा के ले जाओगे। और तुम उतना स्मार्टली दिखाओगे भी तो पानी से गल जाएगा वो। इसका नहीं का मतलब कुछ रहेगा कुछ जाएगा, कुछ जाएगा। जब एक ही चीज़ 4 बार डिलोकलाइज करेंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, घटेगा। ये बात तो जानते ही हो आप। लेकिन जैसा कि अभी ये इक्वली, लेकिन बात क्या है कि जो इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो उस इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कम रहने के बावजूद भी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। याद रखोगे। मीन्स कहने का मतलब है इसके पास केमिकल स्ट्रक्चर 4 है, इसके पास केमिकल स्ट्रक्चर 2 है। तो अभी जो हमने आपको थ्योरी दिया तो उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी क्यों, केमिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा है, इसके पास केमिकल स्ट्रक्चर कम है, इसके पास कम है, इसके पास, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी। लेकिन नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होंगे। जो इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल हो जाते हैं उस मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कितनों भी कम रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी अदर की तुलना में ज़्यादा होगा। ओके, समझे ना। लेकिन जनरल बातें क्या है, जनरल बातें क्या है, जिसके पास केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या उसकी, हाँ, लेकिन वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कहीं इक्वली कंट्रीब्यूटेड तो मॉलिक्यूल नहीं है। जो इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास, उस इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल के पास कितनों भी नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कम होगा अदर रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की तुलना में, उसकी स्टेबिलिटी याद रखोगे। जैसे एग्जाम्पल, इससे कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, बताओ, इससे कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 4, क्योंकि 4 पोजीशन रेजोनेंस में। इससे कुल कितने केमिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। तो बोलेंगे बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा होगा, इसका। अच्छी बात बोला, क्योंकि इसके बाद नंबर ऑफ केमिकल से ज़्यादा, इसके बाद नंबर ऑफ केमिकल बोलना ही है। बट जैसे आप इसमें तुलना करो, इसके पास नंबर ऑफ केमिकल से 4 है, इसके पास कितना है, 2 है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस केस में इसी का ज़्यादा होगा, इसका। तो बोले सर ऐसा क्यों ना, क्योंकि ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन ये ओके, क्लियर हुआ। क्या इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, इक्वली है, ये क्या है, हाँ, तो ये याद रखना है कि इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल के पास कितनों भी नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कम होगा, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल के पास कितनों भी संख्या कम होगी, उसके बावजूद भी जिस रेंटिंग मॉलिक्यूल के पास केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या ज़्यादा होगी बट इक्वली नहीं है, तो उसकी तुलना में उसकी स्टेबिलिटी याद रखोगे ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया भर का इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है। स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप याद कर लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल भी है और यह एक, इसलिए इसके पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कितनों भी कम होगा अदर की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी। क्या और केस में भी बोलोगे क्या, और कहीं सब बात बोलोगे क्या, मीन्स 99% टाइम बात हमेशा बोलते रहेंगे जिसके पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जिसके पास कम होगा उसकी स्टेबिलिटी। हाँ, लेकिन एक निकल गया उसी में से इक्वली, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में थोड़ा सा संभल के रहना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रेंटिंग मॉलिक्यूल तो है, साथ साथ यह एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, जिसके कारण
कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कितनों भी नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कम होगा अदर की तुलना में, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या रहेगा, याद रखोगे ना। 2 रंग का बात बोलो, कितने रंग का, कैसे कैसे बोलोगे हमको सुनाओ तो। अरे सुनाइए जल्दी से, हम आगे बढ़ेंगे, इसे नहीं लटके रहेंगे जी। हाँ, जिसके पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा इसके उसका स्टेबिलिटी, जिसके पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल नहीं होनी चाहिए। यदि अगर इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, यदि क्या होता है तो बोलो ना सर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ केवल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एक को नहीं याद रख पाओगे क्या। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को देखोगे तो बोले ये क्या सोचेंगे, इक्वली है, तो इसके पास बोलोगे कितनों भी केमिकल स्ट्रक्चर कम रहेगा अदर की तुलना में इसकी एसिडिटी हो जाएगा। तो नीचे में स्ट्रक्चर बनाओ, भाषा लिखा देता हूँ, लिखो। नहीं पहले स्ट्रक्चर बना, तुम दिखाओगे तब ना कुछ उसके बारे में लिखोगे, पहले लिखोगे तब उसको दिखाओगे, पहले दिखाओ तब लिखो उसके बारे में। जल्दी करो, टाइम नहीं। यहाँ पे थोड़ा दर्शाना लिख देना, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। और कल क्या करना, आप इसका हिंदी देख के आना, इक्वली कंट्रीब्यूटेड का हिंदी क्या होता है। सब दिन हम इक्वली कंट्रीब्यूटेड बोला हूँ और सब बच्चे एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन आप यदि इसका हिंदी जानना चाहते हो तो जान लेना, कर लो, बता दो, हमको भी जान लेंगे। हमको लगता है इसका समवर्ती होगा। हाँ लिखो, लेकिन स्टार में लिखना है ना, ट्रिपल स्टार पहले दिए हो, लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है। 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 ओके, जिसके कारण इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड के पास यदि केमिकल स्ट्रक्चर की संख्या, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर की संख्या कम रहने के बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा नज़र पे चढ़ा के रखना, काम देगा ये आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही देखोगे तो बोलोगे इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल है सर, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। स्टार लिखो, लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अस्थायित्व का क्रम, हिंदी लिख लेना, अस्थायित्व का क्रम। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाने जा रहा हूँ, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल। तो लिखना इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, भले उसके पास नंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कितना भी कम क्यों ना। उसके पीछे रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड,
कंपाउंड। उसके पीछे रहेगा नॉन एरोमेटिक रहेगा, नॉन एरोमेटिक। उसके पीछे रहेगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। उसके पीछे रहेगा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। जैसे उसके पीछे लिखना, घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, एस्टिबिलिटी ऑर्डर। इसके पीछे रहेगा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। जैसे इसके पीछे आप देना, इसके पीछे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। उसके पीछे रहेगा नॉन रेजोनेटिंग। नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में नहीं रहते हैं। वैसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल या नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। देखो, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को जब हम जानबे कर रहे हैं तो क्यों ना उसका एस्टिबिलिटी ऑर्डर भी हमको ध्यान रहना चाहिए। इन सारे मॉलिक्यूल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? उससे पीछे कौन देंगे? उससे पीछे कौन देगा? नॉन एरोमेटिक। उसके पीछे कौन देगा? एंटी। उसके पीछे क्या रहेगा? उसके पीछे कौन देगा? तो सुन लो एक कान खोल करके, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, तीनों एक ही, ये सारे एक ही है चारों। तो ये सारे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है। सारे क्या है? अरे जो एरोमेटिक था वो रेजोनेटिंग था या ना था? जो एंटी था क्या वो रेजोनेटिंग था या ना था? और जो दोनों में से नहीं तो रेजोनेटिंग खुद नहीं, ये नॉन क्या इक्वली रेजोनेटिंग था या ना था? तो सिंपल है, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की एस्टिबिलिटी हमेशा नॉन रेजोनेटिंग से ज़्यादा ही होते हैं। रेजोनेटिंग में डिफरेंट टाइप के रेजोनेटिंग आ गया, तो उसमें भी थोड़ा एस्टिबिलिटी ऑर्डर देख लिया। तो याद रखना, कल एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, कल मुख्य क्वेश्चन है 2 नंबर। रिवीजन, थोड़ा दिमाग को कूल करो, दिमाग को मन लगाओ पढ़ाने में, ठंडा करो तो होता है। एक कल क्लास होगा, अपने टाइम पे होगा, इसी टाइम क्लास होगा।